हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप 3 बार बदायूं, मछली शहर और जौनपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। आप लोकसभा में प्रखर वक्ता एवं राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक भी रहे हैं। शाहजहांपुर जनपद में विधि महाविद्यालय की स्थापना, श्री शंकर मोक्ष विद्यापीठ सीबीएसई बोर्ड के निजी क्षेत्र के प्रथम विद्यालय की भी शाहजहांपुर में स्थापना की। अंततः उत्तर प्रदेश में प्रथम बार अतुलनीय दान का उदाहरण प्रदर्शित करते हुए आपने मोक्ष परिसर की समस्त संस्थाओं को स्वामी शुकदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सरकार को प्रदत्त किया है। विश्वास है कि आपने इस त्याग एवं समर्पण के अद्वितीय उदाहरण में यह शैक्षिक क्षेत्र में प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। मैं शाहजहांपुर के महामना परम पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वे हमें अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी, आप सभी कर्तव्य ध्वनि से परम पूज्य के उद्घोषण का स्वागत करें। आप सभी सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें। शाहजहांपुर इस देश का एक ऐसा ऐतिहासिक नगर है जहां पराधीनता के कालखंड में कोई ऐसा प्रयोग नहीं हुआ, कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ जिससे शाहजहांपुर के इतिहास पर सही नजर डाली जाए। मेरी कोशिश थी कि जैसे देश में उन तमाम शहरों के नगरों के नाम में संशोधन हो रहा था जो स्थानीय नागरिकों को भी और संवेदनशील व्यक्तियों को भी अनुकूल नहीं पड़ते थे, ऐसे उन तमाम धाराओं को झेलना देश की मजबूरी बन गई थी। सीआरपीसी हो या दूसरी धाराएं जो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाई थी। अभी हमारे एक मित्र ने 1857 की चर्चा की। 1857 की क्रांति ने इस देश के विदेशी हुक्मरानों को ये महसूस करने के लिए बाध्य किया कि यह एक जीवित राष्ट्र है और इसका इतिहास आज और कल का नहीं है। सदियों से पुराना यह देश है, इसकी अपनी सभ्यता है, इसकी अपनी संस्कृति है, इसकी अपनी कार्यशैली है और समाज में व्यवहार का मापदंड इसके अनुसार वो नहीं है जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ हम पर थोपी गई थी। इसलिए उन अंग्रेजों संविधान से उन धाराओं को विलोपित करने की और संशोधित करने की आवश्यकता थी जो देश के आम नागरिकों। एक निवेदन कर दूं, मेरे बाद ताली इकट्ठे बजा लेना, बाहर जाकर बजा लेना। इतनी देर से तालियां बजा रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर बजा रहे हो। ताली बजाने के लिए कोर्ट होती है क्या? और मैंने तो आज तक कोई कोर्ट ऐसे नहीं देखा जहां जज की उपस्थिति में क्लाइंट लोग ताली बजा रहे हैं। इसकी आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता इस बात की थी कि जिस गंभीरता से हमारे सभी छात्र इस गोष्ठी में भाग ले रहे थे उस गंभीरता को महसूस करना चाहिए। और अच्छा हुआ, मैं डॉक्टर ओझा को धन्यवाद देता हूँ कि संविधान की एक ऐसी धारा जिसको सदियों तक ये देश झेलता रहा। 1857 क्रांति के बाद कितने वर्ष बीत गए और उन वर्षों में उन धाराओं का उसी तरह उपयोग होता रहा जिस तरह अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाया था। भारत के नागरिकों की सुविधा के लिए, भारत के नागरिकों को योग्य नागरिक बनाने के लिए, उनकी असुविधाओं को दूर करने के लिए, उनके आपराधिक मनोवृत्ति को संयत करने के लिए सोचा ही नहीं गया। और देश के तमाम 1857 के बाद देश के तमाम नागरिकों को कोर्ट ने अपराधी मान लिया कि अपराधी हैं। और जब किसी बारे में मान लिया जाएगा ये अपराधी है तो उसके बारे में फिर न्याय करना बड़ा मुश्किल होता है। न्याय की गरिमा तो ये है कि हर व्यक्ति निर्दोष है, कोई अपराध नहीं किया है, उसके ऊपर अपराध आरोपित है। उस आरोपित अपराध को हटाना, उस आरोपित अपराध को गलत साबित करना स्वाधीनता के बाद हमारे यहाँ के अधिवक्ताओं का कर्तव्य होना चाहिए। मैं निवेदन करूँ एक बात, इतनी देर चर्चा सुनने के बाद मैं इस निर्णय पर मैं जो निर्णय ले सका
वो समझ में आया कि हम लोग कर्तव्य पर बिल्कुल विचार नहीं करते। संविधान में जो नागरिकों के कर्तव्य है उसकी चर्चा नहीं होती, उसकी बात भी नहीं करता। हाँ, संविधान में जो अधिकार है वो सबको चाहिए, वो नीचे से लेकर ऊपर तक हर आदमी अपने अधिकार की बात करता है, संविधान में प्राप्त अधिकार की बात करता है। लेकिन संविधान के उन निर्देशों का पालन जो उनको कर्तव्य की प्रेरणा देते हैं। आखिर इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य है, हम जिस परिवार में पैदा होते हैं उस परिवार की उन्नति समृद्धि के लिए हमारा कर्तव्य है। जिस देश में रहते हैं उस देश के पर्यावरण के, उस देश की परिस्थितियों को समझना और उसको देश के लिए अनुकूल बनाने में हमें कोशिश करनी होती है। इस पर ध्यान कम दिया जाता है और सारे झगड़े केवल इस बात पर खड़े हो गए कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको अपने अधिकार का बोध है। पत्नी अपना अधिकार चाहती है, पति अपना अधिकार चाहता है, बाप अपना अधिकार चाहता है, बेटा अपना अधिकार चाहता है, सब अधिकार के पक्ष में खड़े हैं। कर्तव्य कहाँ गया? इस देश के लोगों नागरिकों का देश के प्रति कोई कर्तव्य भी है, कोई दायित्व भी है, कोई जिम्मेदारी भी है, या केवल जिम्मेदार लोगों की आलोचना करना हमारा कर्तव्य है? मैं नहीं समझता हूँ। मैं वैसे तो बचपन से ही सामाजिक जीवन में रहा हूँ, लेकिन कई बार संसद में जाने का मौका मिला, सरकार जो एजेंसी चला रही थी उसका हिस्सा बनने का मौका मिला, लेकिन बराबर मैं इस बात की चिंता करता रहा कि हमारे कर्तव्यों पर क्या होगा। अगर प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को समझ ले, छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, आबादी के हिसाब से भी और विस्तार के हिसाब से इजराइल बहुत छोटा देश है, लेकिन इजराइल कभी पराजित नहीं होता, वो हारता नहीं। अपने दुश्मनों के साथ बहुत कड़ाई से निपटने के बावजूद भी वो हिंसक नहीं होता, वो प्रतिशोध की भावना से नहीं काम करता। इजराइल के लोग, हम उनसे सीखना चाहिए और उनको सिखाना भी चाहिए। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसके इतिहास के बारे में अगर जो लोग जाएं तो उसका इतिहास इतना पुराना है, इतने लोग, इतने राजा आए और चले गए, लेकिन उन राजाओं ने कर्तव्य की गंभीरता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी होती है उसको समझने की उदारता हमें विरासत में नहीं दी। हमें विरासत में अगर मिली होती है उदारता तो आज सांप्रदायिक झगड़े, जातीय झगड़े, व्यक्तिगत झगड़े, जिस तरह झगड़ों आए दिन कहीं बम विस्फोट होता है, कहीं किसी का कत्ल होता है, और उस बम विस्फोट और कत्ल के पीछे अगर जाइए तो कोई कारण नहीं आता कि इन्होंने देश के लिए किया है। आज देश में कुछ नामों की चर्चा है, बार बार मोदी का लोग नाम ले रहे हैं। मोदी को आप लोग तब से जानते हैं जब से वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी को मैं तब से जानता हूँ जब वो सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए आए थे। तब से लेकर अब तक मोदी को न रुकते हुए देखा, न झिझकते हुए देखा। अपने कर्तव्य पथ पर वो आदमी बिना किसी की परवाह किए देश हित में निर्णय लेता रहा, देश हित में निर्णय करता रहा। इसी तरह कुछ और सांसद, हम अपने प्रदेश की बात करते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है वीवीआईपी गेस्ट हाउस के सामने खड़ा था और लखनऊ के ही पत्रकारों का वरिष्ठ पत्रकार मेरे पास, क्योंकि वो सब जानते थे कि मेरी योगी से हमारे क्या संबंध है। उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, ये योगी जी महाराज कभी किसी प्रशासनिक पद पर नहीं रहे, भाई कोई प्रशासन का काम करने का इनको अनुभव नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वो बिगड़ा प्रदेश जिसको मायावती ने कोई कसर नहीं छोड़ा बिगाड़ने में, अखिलेश ने नहीं छोड़ा बिगाड़ने में, हर नागरिक कहीं ना कहीं अपने को बंधित महसूस करने लगा था। उसकी नागरिक स्वतंत्रता उसके दृष्टि से ओझल होती जा रही थी। उस समय मैं केवल दो व्यक्तियों का नाम दूंगा, एक नरेंद्र भाई मोदी और दूसरे योगी आदित्यनाथ। इन दोनों व्यक्तियों के बारे में आप लोगों से कहता हूं, जब से इन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली, कभी सुना कि वो बीमार है, कभी सुना कि वो अस्पताल में है, कभी सुना कि वो छुट्टी पर गए हैं। अगर इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो सोचना चाहिए कि आखिर ये लोग कौन है जो देश के प्रति अपनी व्यक्तिगत सुविधा, व्यक्तिगत अवकाश, आराम करने की बात सब भूल गए कि उनको देश चाहिए। और जिस दिन देश के लिए ये आतुरता हम नागरिकों में पैदा होगी, हम नागरिक लोग अधिकार के, बचपन से अधिकार की बात करते हैं, ये स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ अधिकार की बात करेंगे, दवा लेने जाएंगे वहाँ अधिकार की बात करेंगे, सड़क पर गलत ढंग से चलाएंगे वहाँ अधिकार की बात करेंगे, हर जगह अधिकार की चर्चा होती है। जबकि जिस कृष्ण को आपने उल्लेख किया उन्होंने सीधी बात कही, कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, कर्तव्य में आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं। फल में अधिकार उस ईश्वर का है जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको जज्बात दिया है, जिसने आपको जमीन दी है, जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको बहुमूल्य श्वास दिया है, जिसके बल पर ये धमनी, ये शरीर चलता है। हम उसके प्रति क्या कर्तव्य निभा रहे हैं? हमारा क्या कर्तव्य देश के प्रति?
हम आज वोट मांगते हैं तो किसी लालू के लिए, वोट मांगते हैं तो किसी मुलायम के लिए, वोट मांगते हैं तो किसी को एमपी बनाने के लिए, वोट मांगते हैं तो किसी को एमएलए बनाने के लिए। क्या हमारे मन में ये भी आता कि देश को भी बनाना है? देश की टूटी सड़कों में हमें कब तक चलना है? देश के ये हत्या अपराध की जिंदगी में अंधेरे में हमें कब तक भटकना है? क्या हम इसके लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं? किया हिम्मत, बड़ी हिम्मत की। मैं न केवल मोदी जी को बल्कि उसके साथ में से आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ। मैंने कह रहा था कि वीआईपी आवास के सामने भीड़ बहुत थी। उसी दिन आदित्यनाथ को शपथ लेनी थी, तमाम भीड़ थी। मेरे संबंध आदित्यनाथ से क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये देश जानता है, अच्छी तरह जानता है। तो लोग हमसे पूछने लगे कि स्वामी जी, इन्होंने तो कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी कभी निभाई नहीं, कोई प्रशासनिक दायित्व तो नहीं निभाया। ये एमपी हुए 5 बार, लेकिन मिनिस्टर तो 1 बार भी नहीं हुए। और कर्तव्य क्या है? कर्तव्य को लागू, देश के प्रति कानून क्या होने चाहिए, ये तो जो संसद में बैठते हैं उन्हें विचार करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन 2014 के बाद स्थितियां बदली, धीरे धीरे बदलना शुरू हुई, एकदम तो नहीं, सीधे सीधे बदलना शुरू हुई। ये भारत कभी अपनी सुरक्षा के लिए क्या सक्षम हो सकता है? इस पर जो हमला करेंगे उनसे हम अपने देश का बचाव कर सकते हैं? अपने इस देश को दूसरे देशों की तुलना में हम कितने सामरिक दृष्टि से कितने मजबूत हैं? हमारे पास हथियार कैसे हैं? हमारे पास अस्त्र कैसे हैं? ये अलग प्रश्न है। इतनी बड़ी आबादी, जहाँ के एक साधारण किसान खेत में खड़े होकर कहा था कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। उन्होंने कहा था उत्तम जीने के लिए जो साधन है वो कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को हम कितना महसूस करते हैं? एक बेटे का बाप के प्रति, एक भाई का भाई के प्रति, एक भाई का बहन के प्रति, इन सामाजिक क्षेत्र में, इसी तरह से देश के क्षेत्र में, देश समाज संबंधी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक नाम है, वो है भारतीय जनता पार्टी। पहले से जब से शुरू हुए, ये किसी व्यक्ति के नाम पर पार्टी नहीं चली, किसी दल के नाम पर पार्टी नहीं चली, किसी संस्था के नाम पार्टी नहीं चली। जब पार्टी चली तो भारत माता के नाम पर चली, इस धरती के नाम पर चली। धरती की कसम खाकर यहाँ के लोग वो आकाश चूमते रहे, आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचे रहे। लेकिन क्या हुआ है? कुछ वर्षों से धरती पर अधिकारों की लड़ाई ऐसी खड़ी हो गई है कि पक्ष का आदमी हो तो भी अधिकार की बात करता है, विपक्ष की बात हो तो भी बात करता है। और तो छोड़ दो, अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि जातियों में कि महात्मा किस जाति का है, किस खानदान का है, किससे रिलेशन है, ये सब जांचे जाने लगे। मैं तो आश्चर्य है मुझे कि जब मैं पहली बार बदायूं से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, तब मैं खुद नहीं जानता था कि मैं किस जाति का हूँ। लेकिन चुनाव लड़ते लड़ते बच्चे दिमाग को हम जाति किस जाति के हैं, किस गांव के हैं, किनसे संबंध है, इन सब चीजों पर। आज अभी बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है। कितने लोग ऐसे थे जो बिहार के खेतों की बात करते थे, बिहार की नदियों की बात करते थे, बिहार के उत्पाद की बात करते थे, बिहार के किसानों की बात करते? कितने लोग थे? कौन 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 वो व्यक्ति था, चाहे वो पीके बहुत बड़े जोर लेकर चले थे, प्रशांत किशोर। उनको कहा जाता था कि ये तो जैसे पहले हमारे दूसरे स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले थे वैसे लड़ते थे प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर को वो अपने इस मतदाता को समझा नहीं पाए। आज स्थिति यह है कि इतने बड़े लगातार प्रयास करने के बाद भी उनको 2-4 वोट भी नहीं मिल पाए। ये समाज क्या चाहता है? भारत का समाज क्या चाहता है? भारत का आम आदमी क्या चाहता है? भारत के बच्चे क्या चाहते हैं? भारत के बूढ़े क्या चाहते हैं? कभी इनकी अभी ये तो धन्यवाद दीजिए मोदी को, जो लोगों को घर मिल गया है, नहीं बिना घर के घूमते थे, सड़क पर सोते थे। ये तो धन्यवाद दीजिए आदित्यनाथ को कि जो यहाँ निर्दोष गायें सुरक्षित हो रही है। हम आम आदमी को सुरक्षा दे सकें, हम आम आदमी को सुविधा दे सकें, हम आम आदमी को उसके अधिकार दे सकें, ये लड़ाई हमारी होनी चाहिए। और मैं तो अपने कॉलेज के प्राचार्यों को, अध्यापकों को धन्यवाद देता हूँ कि सन 1939 में आया था। 1939 में 39 से लेकर अब तक कितने वर्ष बीत गए। लेकिन हमें इन 5 कॉलेजों में, चाहे वो SSMB हो, चाहे लॉ कॉलेज हो, यहाँ के छात्रों में असंतोष तो थोड़ा बहुत रहता होना भी चाहिए, लेकिन वे अपने शिक्षकों से, वो अपने विद्यालय से, वो अपने सहयोगियों से इस तरह उलझते हुए कभी नहीं दिखाई पड़े। जाति के नाम पर उलझ जाते हो, बिरादरी के नाम पर उलझ जाते हो,
ये नहीं, ये कम से कम मोक्ष परिसर में पहले नहीं दिखाई पड़ रहा था, अब भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये आपकी योग्यता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अधिकारों को पहले समझते हैं, कर्तव्य को बाद में। हम इसको उल्टा चाहते हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि 108 करोड़ की संपत्ति, 108 करोड़ की संपत्ति आप किसी सरकार को क्यों दे रहे हैं? क्या मिलेगा इसके बदले में? पहला सवाल हमसे यही पूछा जाता है, आपको क्या मिला? सरकार आपको क्या देगी? जब विश्वविद्यालय बनेगा तो उसमें आप क्या होंगे? ये सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से यही कहता हूँ कि इस जनपद को, इस क्षेत्र को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सशक्त संस्था की आवश्यकता थी। 1964 में स्वामी सुखदेवानंद ने वो संकल्प लिया था, लेकिन उसी साल वो खत्म हो गए। बीच में कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन शाहजहांपुर की वो आवश्यकता जो शाहजहांपुर के नागरिकों को उसके कर्तव्य के प्रति जागरूक कर सके, वो कैसे जीवन जी रहा है। गरीबी इस देश की एक ऐसी मजबूरी बन गई थी कि गरीबी का बहाना लेकर लोग बात करते थे। अब वही भारत लगातार आर्थिक दृष्टि से जैसे समृद्ध होता जा रहा है, संपन्न होता जा रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कॉलेजों में बच्चे प्रवेश तो लेते थे, लेकिन उनके गार्जियन फीस तक नहीं देना चाहते थे। आज स्थिति बदली है, आज महंगी शिक्षा, महंगा वातावरण, लेकिन उसका सबका सामना करने की हिम्मत आप सब में दिखाई पड़ती है। अगर आप सब लोग इसी तरह संगठित होकर, इसी तरह जागरूक होकर, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है, इस जमीन के प्रति क्या कर्तव्य है, यहाँ की नदियों के प्रति क्या कर्तव्य है, यहाँ के पहाड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है, यहाँ के पशुओं के प्रति क्या कर्तव्य है। हम इंसान हैं और परमात्मा ने हमको इंसान बनाकर भेजा इसलिए कि जो काम ईश्वर को करना है, हम ईश्वर के टूल बनकर, हम ईश्वर के माध्यम बनकर उस काम को हाथ में लें और उस काम को करें। आज नदियां सूख रही हैं, पहाड़ सूख रहे हैं, बच्चे जो है शिक्षा से दूर हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को जरूरत के रूप में महसूस करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए हम लोग, और चूंकि आप लोग विधि के छात्र हैं, विधि का छात्र वो होता है कम से कम वो अपने आप में एक योग्य नागरिक बनने की मानसिकता बन गई उसकी। जैसे ये पांडे जी कह रहे, मैं तो सुलों को सुनने आया था। ये चीज होनी चाहिए। पिता, माता, गुरु, आचार्य, इन सब के सानिध्य में आकर हमें वो कुछ सीखना चाहिए कि इनकी वजह से ये देश इतना बढ़ा है। देश प्रगति करता है तो किसी पार्टी की नेता की बल पर नहीं, बल्कि इस 144 करोड़ 40 करोड़ जनता के बल पर। आज अभी आप लोग देख रहे थे मीडिया में, बिहार में क्या हो रहा था, क्या क्या बातें हो रही थी। और ऐसा जब अभी पूर्वानुमान किया गया तो कोई बताया कि इनको 1-2 सीट से फर्क पड़ेगा, लेकिन जब परिणाम आया तो क्या है? इस देश की जनता इस देश को जानती है, इस देश की जनता इस देश के भविष्य से लगाव रखती है, और वो इस देश की धरती का एक एक कण इस देश के लोगों को प्रिय है। इस देश के लोग यहाँ की मिट्टी को प्यार करते हैं, यहाँ मिट्टी में रहना चाहते हैं, मिट्टी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हम उस जमीन की कीमत नहीं समझ रहे हैं। तो इन सब तमाम बातों को समझने के लिए और समझ में आवे तो व्यवहार में लाने के लिए, और व्यवहार में आवे तो राष्ट्र को समृद्ध करने में। आज भारत विश्व की तीसरी ताकत, आर्थिक ताकत बन गई है। तब से जब 2014 में मोदी आए थे तब ये 98-97 पर चल रही थी, लेकिन आज ये देश की इकोनॉमी कहाँ पहुंचे? वो आप लोग पहुंचा रहे हैं। आज यहाँ शाहजहांपुर में बैठकर लैपटॉप पर एक युवक अमेरिका का हिसाब कर रहा है, अमेरिका की कंपनी का हिसाब भारत में अपने लैपटॉप पर कर रहा है। जब दूरियां इतनी घट गई हैं, व्यक्ति व्यक्ति के बीच की दूरी खत्म हो गई है, देश देश के बीच की दूरी खत्म, विज्ञान ने हमको इतनी सुविधा दी कि सारी दूरियां खत्म कर दी। और जब व्यक्ति व्यक्ति के बीच दूरी खत्म हो गई, समाज से समाज की दूरी खत्म हो गई, जात से जात की दूरी खत्म हो गई, तब हम चुनाव पर वोट की जाति खोजते घूम रहे हैं। वोट चुनाव किसके बल पर होगा? किसी जाति का। यहाँ कौन जातेगा? अभी कल मैंने माई शब्द का अर्थ सुना, मुझे अच्छा लगा। मोदी जी ने कहा एक माई बहुत दिन से चल रहा था यहाँ, वो था मुसलमान और यादव माई, लेकिन मैं अब बदलता हूँ उसको। ये मोदी की बातें थी, मैं बदलता हूँ उसे। अब MY का मतलब मुस्लिम यादव नहीं, अब MY का मतलब होता है महिला और युवा। महिला और युवा ही इस देश की संपत्ति है, इस देश को चला सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या में घर से निकल पड़ी माताएं अपने अधिकार के लिए, लेकिन उनका कर्तव्य भी उनको ज्ञान है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम कर्तव्य पर ज्यादा जोर दें, कर्तव्य को सीखें, और कर्तव्य हमारा क्या है समझें। और जब कर्तव्य को हम समझ लेंगे तब रास्ते में अड़चन कोई रहेगा ही नहीं।
सभी आपके साथ एक साथ खड़े होंगे। आज स्थिति है भारत की ओर, अगर उत्तर की ओर देखो तो चीन हमारे खिलाफ है, पश्चिम में देखो तो वो पाकिस्तान हमारे खिलाफ है, पूर्व में देखो तो बांग्लादेश हमारे खिलाफ है, दक्षिण में देखो तो म्यांमार हमारे खिलाफ है, और ज्यादा बढ़ो तो लंका की स्थिति भी अच्छी नहीं है। जब भारत के चारों ओर के सभी देश भारत को ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहे हैं, तब आपको निश्चित समझना चाहिए कि आप वे लोग हैं जो जमाने की परवाह नहीं करके देश की परवाह करते हैं, वो आगे चल रहे हैं। आगे चलने वालों की ही आलोचना होती है, पीछे चल रहे कौन पूछता है। भारत चूंकि आगे चल रहा है, आगे तेज चल रहा है, इसलिए हमले भी हो रहे हैं, दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, बम विस्फोट भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा करने वाले बचकर नहीं जा सकते। ऐसा करने वाले मजबूर होंगे इस देश के साथ जीने के लिए। इसलिए आप लोग प्रबुद्ध लोग हो, एक नए भारत के निर्माण में आपकी भूमिका होगी, चाहे कचहरी में रहें, चाहे बाजार में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन आपके ऊपर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। ये भारत का भविष्य पूरी तरह अगर किसी निर्भर करता है तो इस देश के जवानों पर करता है, आप पर करता है, आपके भाइयों पर करता है। उस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना अपना कर्तव्य। मैंने ओझा जिसे कहा, हमने कहा भाई आपके यहाँ तो प्राय सेमिनार हुआ करते थे, चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन वो शिथिल क्यों है? तो खैर उत्तर जो जवाब दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय, अब ये विधि विद्यालय नहीं रहेगा। आज कल से ही कहना, कल खत्म हो विधि विद्यालय, कल से खत्म हो गया सुखदेवानंद पीजी कॉलेज, ये सब खत्म हो गए। अब क्या हो गया? स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय। आज तक इस धरती पर ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। बड़े बड़े नेता हुए, मंत्री बने, केंद्र में पहुंचे, लेकिन उन लोगों ने इस जनपद की दीनता को, दरिद्रता को, गरीबी को, मुफलिसी को कभी अपना दुश्मन नहीं समझा। अगर उसको दुश्मन समझकर सभी लोग खड़े होते तो अगर जलालाबाद का परशुराम मंदिर इतने दिनों के बाद फिर जीवित हो जाता, इसकी कल्पना कौन कर सकता था? यहाँ शाहजहांपुर शहर का गर्रा के किनारे के लोग, यहाँ की नदियाँ क्यों सूख रही? इसलिए कि हमें जो करना था हम नहीं कर पाए। अब हमें कमर कसना है, देश को खड़ा करना, और देश जब खड़ा होगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो भारत को चुनौती दे सके। भारत अजय है, अजय ही रहेगा। इसलिए हमें अजय भारत के निर्माण में, समृद्ध भारत के निर्माण में जो भी योग हो सके, जो भी हमसे बन सके। अगर एक गिलहरी समुद्र में रास्ता बनाने के लिए, वो पुल बनाने के लिए, वो अपनी पूंछ में बालू लेकर जाकर डालती थी, तो उसके पास इतनी सामर्थ्य थी। उससे पूछा किसी ने, तो दौड़ती नहीं, बीच में क्या करती? कहा मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकती, लेकिन मेरी पूंछ में कुछ बालू लगता है, अगर झाड़ देता हूँ ये। तो हमारी सीमा जितनी है उतनी सीमा में हमारा कर्तव्य क्या बनता है। और मैंने आज तक, कई साथी बैठे गए, मैंने कभी भी अधिकार की बात नहीं की। जब बात करता हूँ तो कर्तव्य की बात करता हूँ। आप लोगों से भी मेरी अपील है कि आप लोग कर्तव्य को पहले रखिए, और जब कर्तव्य आपके हाथ में होगा, कर्तव्य के क्षेत्र में आप आत्मनिर्भर होंगे, कर्तव्य के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते दिखाई पड़ेंगे, ये सारा जमाना आपके पीछे चलने में मजबूर हो जाएगा। अभी चुनाव के पहले लोग क्या कह रहे थे? कोई पार्टी या कोई भविष्यवक्ता एनडीए को इतनी सीटें नहीं दे रहा था जितनी सीटें मिली। सबसे ज्यादा कोई बोल ही नहीं रहा था, लेकिन हुआ क्या? आपका निर्णय अलग है, और इस देश की जनता जो निर्णय से दूर भटक रही है, उसको निर्णय दिलाना आपका कर्तव्य है। न्याय का मतलब हर उस आदमी को अपने जीवन का अधिकार प्राप्त, जीने का अधिकार प्राप्त होगा, खाने का अधिकार प्राप्त होगा, कपड़ा पहनने का अधिकार होगा, चलने का अधिकार। आज कितने लोग हैं जो इसकी चिंता करते हैं? लेकिन हाँ, कोई योगी होगा, कोई मोदी होगा। उस समय जब यहाँ बीमारी से पूरा देश मर रहा था, पूरे देश के पास उस समय कोई वैक्सीन नहीं थी, वो अपना बचाव कर देता पूरे विश्व में। उस समय भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन बनाकर दी, न केवल भारत बचा बल्कि पूरा देश बचा। तो पूरे देश की चिंता जब हम करते हैं तो हमारी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं वो अपने आप से मिट जाती हैं। और अगर हम उन छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान नहीं रखते हैं तो किसी समय किसी भी गड्ढे में गिर सकते हैं, देश गिर सकता है। इसलिए देश को पतन से बचाने के लिए, उत्थान के रास्ते पर लाने के लिए हमारा अपना कर्तव्य क्या होता है। ये 2003 की बात है। हमारे प्रदेश के गवर्नर थे शास्त्री जी, वो आए थे और हमारे ये सभा भवन में मीटिंग हो रही थी। एक सज्जन यहाँ के अच्छे वकील हैं, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, यहाँ
पूरे जिले में, आसपास के जिलों में भी ला पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं, वकालत पढ़ने पढ़ाने वाला कोई नहीं। इसलिए अगर शाहजहांपुर में एक लॉ कॉलेज मिला तो कितना अच्छा। मैं बोलूं इसके पहले राज्यपाल जो इस प्रदेश के थे शास्त्री जी, उन्होंने कहा स्वामी जी अगर चाहते हैं तो कल से कॉलेज शुरू हो जाएगा, और हुआ कॉलेज शुरू हो गया। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी उस ऊर्जा को जो सोई पड़ी है, उस शक्ति को जो भुलाई हुई है, उसको छोड़ करके कहाँ जाना चाहते हैं? आप अपनी जमीन से, आप अपनी जायदाद से, अपने जज्बात से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, रिश्ते हमारे कुछ ऐसे बनने चाहिए कि हम जहाँ जाएं वहाँ एक परिवार के रूप में खड़े हो जाए। और यही इसीलिए संघ ने हमेशा परिवार शब्द का प्रयोग किया। हम परिवार, संघ परिवार के लोग हैं। हम एक देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के पूरे विश्व को हम अपना परिवार बना लेंगे, ये बड़ी योजना है। लेकिन कम से कम घर को अपना तो बना लें, मोहल्ले को तो अपना बना लें, रास्ते पड़ोसी को तो अपना बना लें। जब हम जहाँ हैं वहाँ के लोगों के साथ अपने नहीं हो सकते, वो आपके हमारे नहीं हो सकते, तो देश को अपना कैसे बना सकते? इसलिए देश को बनाने की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने ली है अपने ऊपर। लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपने लिया है, आपने वो जिम्मेदारी ली है। उसमें ओझा भी सहायक हो सकते हैं, दूसरे लोग भी सहायक हो सकते हैं, हम भी सहायक हो सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा, आगे चलना आपको ही पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं आना चाहते हैं, आप इस बेरोजगारी के, गरीबी के, विफलसी के जो बादल हैं उसको दूर नहीं करना चाहते, तो कौन करेगा? आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि लगातार शिक्षा संस्थाएं केवल किताबों तक सीमित न रहें, किताबों से बाहर निकलें, पुस्तकालय से बाहर निकलें, लैब से बाहर निकलें, और उनको एक खुला हुआ आकाश दिखाई पड़े, ये खुले हुए मैदान दिखाई पड़े, ये खेत की फसलें दिखाई पड़े, ये बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो दिखाई पड़े। जिनको बनाने की जिम्मेदारी देश को बनाने जैसा है, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जिस विनम्रता के साथ, जिस शालीनता के साथ, जिस शिष्टता के साथ और जिस तरह चुपचाप आप ये लॉ कॉलेज चला रहे हैं, आज से नहीं 2004 से चला रहे हैं, 2025 से 21 साल हो गए। 21 साल में ये सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय ने कभी कोई असुविधा अनुभव की हो, किसी छात्र ने असुविधा अनुभव की हो? जब भी ऐसा कुछ हुआ तो दूर करने में देरी नहीं लगी, लेकिन दूर करने की कोशिश की गई। इसलिए आप लोगों से यही निवेदन करें कि केवल कक्षा तक नहीं, केवल परीक्षा तक ही नहीं, बल्कि शिक्षा तक आपको जाना चाहिए। आज शाहजहांपुर में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है, जो योगी ने किया है, आज तक शाहजहांपुर जनपद में इस पर सोच भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि कैबिनेट ने पास कर दिया यहाँ वो विश्वविद्यालय के लिए, लेकिन वो भी शाहजहांपुर के चौराहे पर चर्चा विश्वविद्यालय मजाक है, विश्वविद्यालय कौन बनाए, कैसे विश्वविद्यालय? तो हम अगर विद्यालय से विश्वविद्यालय तक पहुंच सकते हैं, अगर हम साधारण गांव से निकलकर किसी बड़े शहर को चुनौती दे सकते हैं, अगर गरीबी से निकलकर हम उद्योग में शामिल हो सकते हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? आपस में बात करो, दूसरों से बात करो, जिनसे मिलो उससे बात करो। अभी स्पोर्ट्स का एक 4-5 दिन स्पोर्ट्स का हुआ, मैं बीच में नहीं था, मैंने ओझा जी से पूछा, हमने कहा कैसे कैसा रहा? क्या स्वामी जी लॉ कॉलेज के लड़कों ने बहुत खुल करके खेला, बहुत अच्छा किया। तो ये चीज कहाँ से आएगी? इसलिए आपकी तारीफ, जब आपकी तारीफ होगी विद्यालय की तारीफ होगी, जब आपकी तारीफ होगी तो देश की तारीफ होगी। इसलिए मैं केवल विनम्रता को निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें, अपने शैक्षिक दायित्व को पूरा करें, लेकिन साथ साथ में समाज के प्रति, देश के प्रति, पड़ोसी के प्रति, परिवार के प्रति हमारी जो धारणा है वो हमारे आदर्श में बदलनी चाहिए। क्या कारण है? जो अफगानिस्तान, कब तक अफगानिस्तान था, वो अब अफगानिस्तान नहीं है, अब वो तो हो गया तालिबानों का हो गया। हम पड़ोस में पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र, वो हमारा अपना है, वहाँ के लोग भी चाहते हैं वापस आना, लेकिन वापस आने में जो अड़चन है उसको दूर करने के लिए जो हमें करना चाहिए नहीं कर पा रहे। इसलिए बंधुओं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने को संभालो, अपने परिवार को संभालो, अपने समाज को संभालो, और अपने को इतना संभालो कि आपको किसी और की जरूरत संभालने के लिए न हो। आज भारत अगर मजबूती से खड़ा है तो केवल आपके बल पर खड़ा है, नौजवानों के बल पर खड़ा है। अभी बताया नहीं कि सभी लोग जब एमवाई का अर्थ कर रहे थे मुस्लिम यादव, तब मोदी उसका अर्थ कर रहे थे महिलाएं और जवान, महिलाएं और जवान देश के। अगर ये मजबूत होते हैं, अब महिलाएं लंबी लंबी लाइन, कहा कि किसको वोट दोगे? फूल को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे,
मोदी और योगी लोगों के लिए क्यों प्रिय हो गए? इसलिए कि उन्होंने आपको प्यार किया। जब वो आपको प्यार करते हैं तो आपका प्यार सहज ही उनको मिला। इसलिए बंधुओं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस महाविद्यालय को एक प्रयोगशाला की तरह समझो और अपने को एक प्रयोगी समझो। जैसे इसी ग्राउंड में आकर एक बार नरेंद्र भाई मोदी ने योगी को कहा था, योगी बड़ा उपयोगी। ये बात नरेंद्र भाई मोदी ने इसी शाहजहांपुर में लोगों से कही। जब कही थी तब हम लोग योगी का वो उपयोग नहीं कर पा रहे थे, तब तक योगी पूरी तरह प्रकट भी नहीं हुआ था। लेकिन आज भारत में अगर कोई एक कदम आगे जाना चाहता है तो योगी को छोड़कर आगे नहीं जा सकता। योगी है वो जो रास्ता बना रहा। आज अभी भी समाचार सुन रहे थे, एक हिंदू जेवर में ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है जो पूरी एशिया में इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हम पीछे क्यों नहीं? हमें कर्मण्येव अधिकार से अपना अधिकार कर्म में देखना चाहिए और हम कर्म को अगर सुधारेंगे, योग को कहा था कृष्ण ने, योगा कर्मस कौशलम। योग क्या है? कर्म की कुशलता। हम कितनी कुशलता से काम करते हैं तो लोहे को मशीन बना देते हैं, मशीन को हम हवाई जहाज उड़ा देते हैं, चांद तक पहुंच जाते हैं। हम अपनी क्षमता देखते हैं, अपना अधिकार। लोग अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात। इसलिए मैं अधिक समय ले रहा हूँ, क्षमा करें, लेकिन अधिकार की भाषा नहीं, कर्तव्य की भाषा होगी। और जो कर्तव्य की भाषा होगी तो ये मोक्ष आश्रम के परिसर में जो ये 20 एकड़ की जमीन है जो आज सरकार को दी गई है, इस जमीन पर फूल नहीं खिलते थे, कांटे होते थे, आज फूल ही फूल खिल रहे हैं। तो चीजों को बदलने के लिए जो जज्बा, जो हिम्मत, जो चाहत हमारे अंदर होनी चाहिए, वो अगर नहीं है तो हमको कोई बड़ा नहीं बना सकता। जब मैं अपने घर से निकला था तो पीली इकन्नी लेकर निकला था, इकन्नी 4 पैसे की एक इकन्नी पीली पीली, वो मेरे जेब में था, कुछ था नहीं मेरे पास, तब निकला था। और आज मैं कह सकता हूँ कि 108 करोड़ की संपत्ति शासन को ऐसे दे रहे हैं जैसे कोई भेंट में कुछ देता। आज 108 करोड़ की संपत्ति है, खाली जमीन। आज 20 एकड़ जमीन उसकी भी दाम जो कितना हो गया। लोग कहते कैसे दे रहे हो आप? लेकिन मैं जानता हूँ कि जिसने मुझे देने लायक बनाया, जिसने मुझे दिया, अगर न दिया हो तो हम क्या देते लोग? इसलिए आप सबसे मैं यही कहता हूँ कि आप सबके अंदर कोई मदन मोहन मालवीय पैदा होना चाहिए, आप सबके अंदर कोई नेतृत्व के गुण पैदा होना चाहिए, और उससे हम न केवल अपने इलाके को, देश को समृद्ध करने में आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके प्रति शुभकामना करते हुए मैं निवेदन करूँ कि ये कॉलेज आपका है, आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है। विश्वविद्यालय भी बनेगा तो वो आपका कॉलेज होगा, उसमें चिन्मयान कहीं नहीं होगा। आप हो, हमसे कहा गया कि आप वो इसके कुलाधिपति बनने की बात योगी ने मुझसे कही कि विश्वविद्यालय बनेगा तो कुलाधिपति आप बनेंगे। हमने कहा इस शर्त पर। मैं तो जिस दिन ये कॉलेज विश्वविद्यालय बनेगा, जिस दिन विश्वविद्यालय का झंडा इस पर लगेगा, उस दिन के बाद आने वाली पूरी जिंदगी में यहाँ की सड़कों पर भी चिन्मयान को नहीं देखोगे। क्या करना है? हमारा काम खत्म। अब आगे जो काम है वो आपका है, कैसे बढ़ाओ? हम तो विद्यालय को महाविद्यालय तक और महाविद्यालय को विश्वविद्यालय तक पहुंचाने में सफल रहे हैं, लेकिन वो विश्वविद्यालय विश्व का विद्यालय बने। अमेरिका में बैठे हुए लोग भी कहें कि हाँ ये शाहजहांपुर के कॉलेज के छात्र हैं। जब ये सुनेंगे तब हमारी आत्मा को शीतलता प्राप्त होगी, कहीं होने पर। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बड़ी विनम्रता से, बड़ी शालीनता से, बड़ी कुशलता से अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें, कॉलेज की जरूरत, कॉलेज के हिसाब से अपना अनुशासन तय करो और आप आगे बढ़ें। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा, उतना ही नगर बढ़ेगा। हम आप लोगों को बार बार धन्यवाद देने का औचित्य इतना ही बनता है कि आपने कॉलेज खोला तो आप पढ़ने आते हैं। हमको लोग ये कहते स्वामी जी हम बरेली में ला कॉलेज है, वहाँ क्लास में कोई नहीं आता, यहाँ क्लास है वहाँ क्लास में, यहाँ भी कई लड़के मिलते हैं। कल एक लड़का मिला, कहा कि स्वामी जी 3 दिन नहीं रहेंगे। क्यों, कहाँ जाओगे? कहीं शादी वादी। हमने कहा अपने यहाँ सेमिनार हो रहा है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये यहाँ क्या, लेकिन लोगों को लगता है महत्वपूर्ण। तो इसलिए हम यहाँ की शिक्षा संस्थाओं को, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के छात्रों को और यहाँ की परिस्थिति को अगर हम अपने लिए एक अवसर मानकर चलते हैं कि हमको अवसर मिला है आगे दूर दूर तक जाने के लिए, तो वो आकाश खुला है। आप आगे बढ़े, भगवान आपके अरुणा की मदद करें और ईश्वर कृपा से आप वो छात्र नहीं, यहाँ से वो अधिवक्ता बनकर निकले जो किसी भी कोर्ट को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल विनम्रता पूर्वक क्षमा चाहते हो, गलती हो तो क्षमा चाहते हो। आप सबसे ही प्रार्थना है कि यह कॉलेज आपका है और इस कॉलेज की प्रगति आपकी है। कल ये विश्वविद्यालय बन रहा है तो विश्वविद्यालय भी आपका होगा,
वो आपके प्रगति के होगा, उसमें हम बाधा पहुंचाने वाले नहीं होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद परम पूज्य जी। अधिकार युग में कर्तव्य विमूढ़ता से कर्तव्य पालन की ओर का पाठ आपने हमें दिया। परम पूज्य जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये शहर आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। ये विद्यालय, ये विश्वविद्यालय, ये प्रांगण अवश्य हमारा है, पर परम पूज्य जी हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे।